चैप्टर 12 वे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। फिर किनारे से आपने केरमाडिक को एक भयभीत पक्षी की तरह अपने पंख फैलाते हुए देखा होगा, जैसे नाव उस पर चढ़ी हो और लंगर डाला गया हो। मुख्य पाल, अगला पाल और पाल पश्चिम से आने वाली स्थिर हवा के साथ भर रहे हों। अगला पाल लैगून के तारों से जगमगाते पानी में लहरें बना रहा हो और पिछला भाग धीरे धीरे लेवोआ की ओर बढ़ रहा हो, जहां व्यापारी के घर में 2 श्वेत व्यक्ति मृत पड़े हों और जहां चंदन के बाग के पास के गांव में ताहुकू और उसके आदमी सो रहे हों, उन्हें पता ही न हो कि सभ्यता ने उनके नाम पर क्या किया है। रेंटान ने जहाज को संचालन करते हुए चट्टानों के बीच चौड़े मार्ग से गुजारा, जहां तारों की रोशनी टूटती लहरों को रोशन कर रही थी। समुद्र की लहरों की ओर बढ़ते जहाज ने हवा के तेज प्रवाह को पकड़ लिया और मुख्य बूम को बंदरगाह की ओर मुड़कर दक्षिण की ओर चल दिया। रेंटन ने पहिया स्रू को थमा दिया और बंदरगाह के स्कूपर्स में पड़े बंडल की ओर मुड़ा। ये कार्लिन था जो गहरी नींद में था और खर्राटे ले रहा था। साथी ने अपने पैर से बीचकॉम्बर को छुआ और फिर मुड़कर नीचे चला गया। उसने देखा कि लॉकर टूटा हुआ है और चारपाई में विस्की की बोतल है। उसने एक पोर्टहोल खोला और बोतल को बाहर फेंक दिया और फिर लॉकर की ओर मुड़कर उसे तलाश किया। लॉकर में 2 और बोतलें थीं और पहली के बाद उन्हें बाहर फेंककर उसने पोर्ट बंद किया और झूलते हुए लैंप के नीचे टेबल पर बैठ गया। केरमाडिक, माल, चालक दल और जहाज का पैसा उसका था। चालक दल को सिर्फ इतना पता था कि ताहुकू ने पीटसन और श्वेत व्यापारी को मार डाला था। बोलने के लिए कोई आदमी नहीं था सिवाय स्रू के, जो बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, और कार्लिन जो कुछ भी निश्चित नहीं जानता था। समय और उचित मौसम में यह संभव था कि ये लोग मूक और गिनती से बाहर हो जाएं, और यही केरमाडिक की कहानी होगी। अपने कप्तान के बिना, जिसे लेवोआ के मूल निवासियों ने मार डाला था, और अपने साथी द्वारा संचालित, जिसे नेविगेशन के बारे में बहुत कम या कुछ भी नहीं पता था, उसने सोमा में वापस जाने का प्रयास किया था। सोमा से चूक गई और एक बड़े लैगून द्वीप, कैरोलिन को पाया, जो चार्ट पर नहीं था। वहां स्रू, बोसुन और कैरोलिन, एक श्वेत व्यक्ति, मछली के जहर से मर गए थे, और वहां वह 1 साल तक पड़ी रही। क्या कर रही थी? और आप उस समय क्या कर रहे थे, मिस्टर रंटन? ये सवाल उनसे एक काल्पनिक एडमिरल्टी कोर्ट के सामने पूछा जा रहा था, और इसका जवाब पर्लिंग नहीं दिया जा सकता था। अब, जब सब कुछ हो चुका था और जहाज भी उसका था, खेल में अंतिम चालें तय होनी थीं। अब तक पहली चालों ने ही उसकी सारी मानसिक ऊर्जा ले ली थी। केरमाडिक किसी सभ्य तट पर आसानी से खो सकता था, सब कुछ बहुत आसान होता, लेकिन उस नारकीय वर्ष का लेखा जोखा नहीं होता और मोती लैगून में अच्छा होने में कम से कम 1 वर्ष लग जाता। नहीं, केरमाडिक को सभ्यता के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। एक बार जब उसे यकीन हो जाए कि मोती भूमि काम करने लायक है, जहाज को जाना चाहिए। लंबी नाव के साथ वह अंततः सोमा या कुछ पोमोटुआन द्वीपों तक वापस पहुंच सकता है, शायद। नौवहन के बारे में उसकी अज्ञानता का तथ्य, जिसने अब तक उसकी कहानी में मदद की थी, अब उसे दूसरी तरफ से झटका लगा। ये तथ्य, जो व्यापार बोर्ड की जांच के लिए बहुत उपयोगी था, उसे हवाओं और ज्वार भाटे के साथ और हवाओं और ज्वार भाटे के साथ कोई मदद नहीं करेगा, जिसके लिए उसने खुद को लंबे समय तक प्रतिबद्ध किया था। वह डेक पर आया। चालक दल के सभी सदस्य, सिवाय पहरेदारों के, फोकल में जमा हो गए थे, जहां खतरा टल गया था और समुद्र में पहुंचकर वे वापस लौट आए थे। स्रू अभी भी पहिए पर था और लेमोआन, जो उससे बात कर रहा था, आगे की ओर गायब हो गया, जबकि साथी तारों की रोशनी में दिखाई दिया और एक पल के लिए दूर की भूमि पर करघे को देखता रहा। कार्लिन अभी भी सो रहा था। वह अपनी पीठ के बल लुढ़क गया था और मुंह खोलकर लेटा हुआ था और एक हाथ डेक के तख्ते पर फैला हुआ था। उसकी खर्राटों की आवाज धनुष धोने और गैफ जबड़े और डोरी की चरमराहट के साथ मिल रही थी। रंटन ने बिन्नेकल में देखा, फिर कार्लिन की ओर एक नज़र डालकर वह स्रू की ओर मुड़ा। पोमोटुआन कुछ नहीं बोला। ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उसने अपने साथी को देखा है या डेक पर उसकी उपस्थिति को पहचाना है। उसकी आंखों की सफेदी तारों की रोशनी में दिखाई दे रही थी, और जैसे जैसे वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहा था, उसके होंठ काम करते रहे और वह अपने आप से कुछ बुदबुदाता रहा। वह डरा हुआ आदमी लग रहा था, और अकेले, किसी आसन्न खतरे से बचने के लिए जहाज चला रहा था। अकेलेपन का यह आभास सबसे अजीब बात थी।
इसने रंजन को एक पल के लिए ऐसा महसूस कराया जैसे वह वहां था ही नहीं, जैसे कि केरमाडे के एक जहाज हो जिसे स्टीयरमैन के अलावा सभी ने छोड़ दिया हो। स्रू डर गया था। मशीन की तरह सही दिशा में आगे बढ़ते हुए उसका मन खाली जगह में दूर था और श्वेत व्यक्ति मास्टर पीटसन उसका पीछा कर रहा था। यह उस पर एक आघात की तरह था जब ले मुआन ने उसके पास आकर पूछा था कि वो दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है जो किनारे पर चला गया था और वापस नहीं आया। उसे ले मुआन या उसके सवाल का कोई डर नहीं था, लेकिन पीटरसन उसके बीच से निकल आया था, वह श्वेत व्यक्ति जिससे वह हमेशा डरता था फिर भी जिसे उसने मारने की हिम्मत की थी। वह भयानक शक्ति जिसने उसके हाथ और दिमाग को मजबूत किया था, असीमित तंबाकू, स्वीडिश माचिस, चाकू, जिन और सीडलिट्स पाउडर को देखने की शक्ति, अब उसके पास नहीं थी। पीटरसन उसकी पीठ पर था, किसी भी काले कुत्ते से भी बदतर, और अब वह स्टीयरिंग कर रहा था। उसका सिर एक तरफ से दूसरी तरफ हिलने लगा और शराब के नशे में धुत व्यक्ति की तरह वह गाना और बकबक करने लगा, जबकि रंटन, जो पोमोटुआन दिमाग को जानता था और यह जानता था कि एक और मिनट में पहिया गिर जाएगा और स्टीयरमैन ढीला और पागल हो जाएगा, करीब आ गया। फिर अचानक और अपने शरीर की पूरी ताकत के साथ उसने वार किया और स्रू एक डंडे से घायल बैल की तरह गिर पड़ा, जबकि साथी ने पहिए की तीलियों को झपटकर जहाज को स्थिर किया और खड़ा हो गया। उसकी नज़र जहाज को उसके मार्ग पर बनाए रखने वाली रस्सी पर थी। स्रू वहीं पड़ा रहा जहां वह गिरा था, ठीक वैसे ही जैसे कार्लिन वहीं पड़ा था जहां शराब ने उसे गिरा दिया था। आगे के साथियों ने कुछ नहीं देखा, या अगर उन्होंने देखा भी तो कोई हरकत नहीं की, और स्कूनर स्थिर हवा के साथ और अधिक झुकता हुआ पूरे दक्षिण की ओर बढ़ता रहा, जबकि उसके पीछे फास्फोरस के सोने और तारों की रोशनी की चांदी से जगमगाता हुआ चल रहा था। कुछ ही देर में स्रू उठ बैठा, फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसे कुछ भी याद नहीं था, अपने डर या उस आघात के बारे में कुछ भी नहीं जिसने उसे गिरा दिया था। उसे लगा कि वह गाड़ी चलाते समय सो गया होगा और रंटन ने उसे राहत दी होगी।